नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट राकेश और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही विवादित खबर पर जो कि कुछ मीडिया में नज़र आ रही है। ज्ञात हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने अचानक बताया कि भारत में असमानता एकदम विकसित देशों के बराबर हो गई है। खुद के और हज़ारों देशवासियों का फटेहाल देख के ये एक क्रूर व्यंग प्रतीत हुआ, पर इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है? चलो समझते हैं इसे हमारे 2 एआई एजेंटों के समीक्षा से। नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प और थोड़े उलझे हुए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में आय और संपत्ति का बंटवारा। नमस्कार। हाँ, और खासकर वो आंकड़े जो गिनी गुणांक को लेकर सामने आते हैं, उनमें काफी विरोधाभास दिखता है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, भारत में गिनी विरोधाभास और समाधान। उसी के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। जी। सबसे बड़ी पहेली या कहें सवाल ये है कि देखिए, विश्व बैंक कहता है भारत का गिनी गुणांक सिर्फ 25.5 है। अब ये आंकड़ा तो दिखाता है कि भारत दुनिया के सबसे समान देशों में से एक है। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। पर जब हम आसपास देखते हैं, जमीनी हकीकत को देखते हैं, तो इतनी ज्यादा असमानता क्यों नजर आती है? इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले शायद ये समझ लेना जरूरी है कि ये गिनी गुणांक है क्या चीज, ये मापता क्या है। हाँ, ये जरूरी है। बताएं जरा। देखिए, ये 0 से 100 के स्केल पर किसी देश में आय या संपत्ति कितनी बराबर या गैर बराबर बटी हुई है, ये दिखाता है। 0 से 100। हाँ, 0 का मतलब है एकदम परफेक्ट बराबरी, मतलब हर किसी के पास बिल्कुल बराबर आय या संपत्ति है। और 100 का मतलब है परफेक्ट असमानता, यानी सारी की सारी दौलत सिर्फ एक ही इंसान के पास है। अच्छा, 0 मतलब सब बराबर, 100 मतलब सब एक के पास। ठीक है, पर इसे निकालते कैसे हैं? आपने कहा था लॉरेंस कर्व। हाँ, लॉरेंज वक्र। सोचिए, हम पूरी आबादी को उनकी कमाई के हिसाब से लाइन में लगा दें, सबसे गरीब से शुरू करके सबसे अमीर तक। ठीक है, लगा दिया। अब लॉरेंज वक्र ये दिखाता है कि नीचे के मान लीजिए 10% लोगों के पास कुल कमाई का कितना हिस्सा है, या नीचे के 50% लोगों के पास कितना हिस्सा है। अगर सब बराबर होता तो ये कर्व एक सीधी तिरछी रेखा होती, 45 डिग्री वाली। मतलब 10% लोगों के पास 10% कमाई, 50% के पास 50% कमाई। बिल्कुल सीधी लाइन, समझ गया। पर असलियत में ऐसा होता नहीं है। असलियत में ये रेखा नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, क्योंकि गरीबों के पास कमाई का हिस्सा कम होता है। हाँ, ये तो है। तो वो जो सीधी आदर्श रेखा है और ये जो असलियत वाली झुकी हुई रेखा है, इनके बीच का जो एरिया है, जो खाली जगह है, अच्छा, वो गैप। हाँ, वही गैप। उसी गैप को गिनी गुणांक दिखाता है। गैप जितना ज्यादा, मतलब असमानता उतनी ही ज्यादा। समझ गया। तो ये विश्व बैंक का 25.5 वाला आंकड़ा जो काफी कम गैप दिखाता है, ये आया कहां से? और फिर वो दूसरे आंकड़े क्यों हैं जो बिल्कुल अलग कहानी सुना रहे हैं? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। विश्व बैंक का जो डेटा है वो मुख्य रूप से खपत यानी कंजम्पशन सर्वेस पर आधारित है, मतलब लोग कितना खर्च कर रहे हैं उस पर। अच्छा, खर्च पर आधारित है। हाँ, और यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। ये जो सर्वे होते हैं ना, ये अक्सर देश के जो सबसे अमीर लोग हैं उन तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाते। ओ, तो मतलब सबसे ऊपर वाले लोग सर्वे में आ ही नहीं रहे। या तो आ नहीं रहे, या फिर वो अपनी असल खपत, अपना असल खर्च शायद सही से नहीं बताते। और यहीं वो विरोधाभास पैदा होता है, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे पास वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के आंकड़े हैं। हाँ, विश्व असमानता लैब, वो आय और संपत्ति पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि सिर्फ खपत पर। और उनके आंकड़े क्या कहते हैं? वो तो कुछ और ही कहानी बताते हैं ना। बिल्कुल अलग। उनके हिसाब से भारत में जो टॉप 1% लोग हैं, सबसे अमीर 1%, उनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। 40%? सिर्फ 1% लोगों के पास? हाँ, और अगर आय की बात करें तो टॉप 1% के पास कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 22.6% हिस्सा जाता है। बाप रे। और ऑक्सफैम का भी तो कुछ आंकड़ा था। हाँ, ऑक्सफैम की रिपोर्ट तो और भी चौंकाने वाली बात कहती है। उनके मुताबिक भारत के टॉप 10% लोगों के पास, 10%? हाँ, ऊपर के 10% लोगों के पास देश की कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है। 77%? सिर्फ 10% लोगों के पास? ये तो विश्व बैंक के 25.5 वाले आंकड़े से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों? क्या कारण है इसके? देखिए, कई कारण हैं। जैसा हमने कहा, एक तो खपत सर्वे सबसे अमीरों को ठीक से पकड़ नहीं पाते। हाँ। दूसरा, कोई कितना खर्च कर रहा है ये जरूरी नहीं कि उसकी कुल आय या संपत्ति को बताए।
कोई अरबपति हो सकता है जो रोजमर्रा की चीजों पर शायद ज्यादा खर्च न करे, पर संपत्ति तो बहुत है। सही बात है, खर्च और संपत्ति एक चीज नहीं है। बिल्कुल। फिर लोग अपनी सही आय या संपत्ति अक्सर बताते भी नहीं है, टैक्स बचाने के लिए या दूसरे कारणों से। और विदेशों में जो संपत्ति छुपी होती है उसका हिसाब लगाना तो और भी मुश्किल है। और शायद डेटा पुराना होने का भी मसला हो सकता है। हाँ, ये भी एक बात है। NSSO, जो भारत की मुख्य सर्वे एजेंसी है, उसके नए खपत सर्वे के नतीजे अभी आने बाकी हैं, तो हम शायद थोड़े पुराने डेटा को देख रहे हों। यानी साफ है कि सिर्फ खपत के आंकड़ों से, खासकर सबसे ऊपर के तबके की, सही तस्वीर मिल ही नहीं पाती। संपत्ति की असमानता शायद कहीं ज्यादा गहरी है। पर क्या इस थोड़ी निराशाजनक तस्वीर में कुछ अच्छी बातें भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही है। देखिए, इन आंकड़ों की अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि 2011 से 2023 के बीच भारत में लगभग 17 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी के स्तर से बाहर निकले हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। 17 करोड़? हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। और डिजिटल पेमेंट को देखिए, UPI कितना बढ़ गया है। अनुमान है कि 2025 तक हर महीने 14 से 17 अरब UPI ट्रांजैक्शंस होंगे। जबरदस्त। और भारत हरित विकास की तरफ भी तो कदम बढ़ा रहा है ना, जैसे सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाना। तो हाँ, मिलीजुली तस्वीर है, विकास भी हो रहा है। ठीक है, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अगर हमें असमानता को सही ढंग से समझना है और कम करना है, तो इन आंकड़ों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? कुछ ठोस कदम सोचे जा सकते हैं। पहला तो ये कि गिनी गुणांक की गणना के लिए सिर्फ खपत सर्वे पर निर्भर न रहें। इनकम टैक्स का जो डेटा है और अब ये जो डिजिटल लेन देन का इतना सारा रिकॉर्ड है, उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। अच्छा, टैक्स और डिजिटल डेटा को जोड़ना, इससे अमीरों की तस्वीर ज्यादा साफ होगी? उम्मीद तो यही है। इससे आय और संपत्ति का ज्यादा सटीक अनुमान लग पाएगा। दूसरा, हमें सिर्फ विकास दर के पीछे नहीं भागना है, बल्कि ये देखना है कि सबका विकास हो, मतलब लक्षित तरीके से सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह। यूनिवर्सल बेसिक नीड्स एक तरह से। हाँ, उस दिशा में सोचना होगा। और तीसरा, जो संपत्ति कर है या बेनामी संपत्ति से जुड़े कानून हैं, उन्हें और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। मतलब कानूनों का सही पालन। जी। तो कुल मिला के बात यह है कि देश तरक्की कर रहा है, ये अच्छी बात है, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि इस तरक्की का फायदा नीचे तक पहुंच रहा है या नहीं, और कितना बराबर बट रहा है। बिल्कुल। और उसके लिए हमें भरोसेमंद, सही और पूरी तस्वीर दिखाने वाले आंकड़ों की जरूरत है। सिर्फ एक तरह के आंकड़े शायद काफी नहीं है। सही कहा। चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या किसी देश के लिए सिर्फ विकास की रफ्तार मायने रखती है, या फिर उस विकास का समान बंटवारा भी उतना ही जरूरी है? और अगर जरूरी है, तो इस बंटवारे को हम असल में मापें तो कैसे? इस पर जरूर सोचिएगा।